हेलो फ्रेंड्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। चूंकि इस सीरीज का जो हम आधार रखेंगे किसके बेस पर, वो सैंपल पेपर्स के बेस पर होगा। लेकिन वो सैंपल बेस के पेपर पर सिर्फ ये रखा जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। तो हर जो क्वेश्चन होगा, चूंकि 50 क्वेश्चन एक पेपर में है, तो 50 क्वेश्चन तो 50 होंगे, उनका तो आंसर मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आपको हर क्वेश्चन से 3 से 4 कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी साथ में उसी से संबंधित वो भी साथ में मिल जाएंगे। तो कुल मिला के 150 से 200 महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके पास होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, फैक्ट होंगे, जो आपको जो आपका पेपर है उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं बिना कुछ देरी के। तो जो पहला जो क्वेश्चन था वो था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, जिनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। तो और इसके अलावा कुछ अतिरिक्त अगर इन बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमें जानना है तो वो है कि इनको लोकमान्य तो कहा जाता ही था, साथ में जनता को जोड़ने के लिए इन्होंने ये 2 उत्सव चलाए थे, एक तो शिवाजी उत्सव, एक गणेश गणेश उत्सव। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव किसने चलाए थे, तो वो उसमें सीधा आप बाल गंगाधर तिलक, BGT याद रख लेना, बाल गंगाधर तिलक। तो ये इसके अलावा कुछ अन्य नारे जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने जय हिंद का, दिल्ली चलो का, साथ ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी का तो आपको याद ही होगा, करो या मरो का नारा। और ये कब दिया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1942 में, तब। साथ ही इंकलाब जिंदाबाद मूल रूप से किसने दिया था? हसरत मोहाने ने, लेकिन बाद में इसको प्रसिद्ध किसके द्वारा किया गया? भगत सिंह, जो भगत सिंह हैं उनके द्वारा इनको प्रसिद्ध किया गया। तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि भगत सिंह का जो जन्म है ना वो कब हुआ था, कब इनको फांसी दी गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं तो सामान्य ज्ञान का जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मालगुडी डेज जो है वो उसके रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि इसका आंसर जो है वो तो सैंपल पेपर में RK नारायण हो गया, लेकिन इसके बारे में कुछ अन्य जो फैक्ट फिगर्स हैं वो है कि एक तो ये अंग्रेजी के लेखक थे, सीधी बात है। ये पूछ सकता है कि जो मालगुडी डेज है, ये जो पुस्तक है ये किस किस भाषा में लिखी गई है, तो इस भाषा का नाम अंग्रेजी होगा कि अंग्रेजी में लिखा गया है। द गाइड भी उनकी एक अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, मतलब एक तो है ही मालगुडी डेज, इसके अलावा द गाइड इसकी एक अन्य रचना और है किसकी? RK नारायण सिंह की। साथ ही कुछ अन्य रचनाएं भी इसमें दी गई हैं, जैसे गीतांजलि देख लो आप, रविंद्रनाथ टैगोर की, जो 1913 में इस रचना के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, गीतांजलि। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने जो वंदे मातरम, याद रखना वंदे मातरम इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वंदे मातरम लिखा था किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने था, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय है, उन्होंने लिखा था। लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इसको गाया था सबसे पहले, किसको? वंदे मातरम को। तो इसलिए भी रविंद्रनाथ टैगोर को आप याद रखना, उनकी गीतांजलि पुस्तक को याद रखना, और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी याद रखना, ठीक है। इसके अलावा विष्णु शर्मा, एक पंचतंत्र जो पुस्तक है वो किसकी है? विष्णु शर्मा की है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आर्मी में। वहीं माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये तो महात्मा गांधी की है ये किताब। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है, पहली बात तो एक क्वेश्चन यही आता है कि राष्ट्रीय नदी भारत की कौन सी हो? गंगा नदी हो गया। उसका उद्गम स्थान की बात कर रहा है, किस राज्य से होता है? तो ये सिंपल हो गया कि ये उत्तराखंड से होता है। अब इसके बारे में ये पूछ सकता है किस ग्लेशियर से होता है? किस ग्लेशियर? तो गंगोत्री जो ग्लेशियर है उससे ये होता है। ग्लेशियर यानी हिमनद, जो बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं उनको ग्लेशियर्स बोले थे। तो उन्हीं से जो गंगोत्री ग्लेशियर है उससे गंगा नदी है उसका उद्गम होता है। और ये स्टार्टिंग में जब निकलती है तो भागीरथी के नाम से निकलती है, भागीरथी के नाम से निकलती है। और जब अलकनंदा, एक दूसरी नदी अलकनंदा आ रही होती है, उसमें जहां मिलती है उसको ये देवप्रयाग बोला जाता है, देवप्रयाग के नाम से इसको जाना जाता है। और वहां से जहां से ये मिलेगी देवप्रयाग, उसके बाद इसका नाम, जैसे इधर से भागीरथी आई और इधर से आई गंगा, जहां में मिलेगी उसको देवप्रयाग, देव, और आगे जाके गंगा बन जाएगी। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हो गई और डिस्ट्रीब्यूटरी भी है, वितरिकाएं भी हैं। जैसे हुगली इसकी एक गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब वितरिका है जो गंगा से बाहर निकलती हैं। सहायक नदियां तो इसमें जैसे घाघरा, गोमती, गंडक, कोशी तो इसमें आके मिलेंगी गंगा में, लेकिन जो हुगली है
वो इससे बाहर निकलती है, और वो कहाँ पे, कोलकाता में। गिरती कहाँ पे है, ये बांग्लादेश में जाएगी और ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाएगी, और बाद में बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। पद्मा के नाम से जानते हैं इसको बांग्लादेश में। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट गंगा के बारे में देखोगे तो, जैसे ये सबसे लंबी हो गई, भारत की सबसे लंबी नदी है। जैसे 25-25 याद रख लो, 25-25 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। इसके अलावा मैंने बताया ये पद्मा के नाम से इसको जाना जाता है। और प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा में यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी संगम होता है। जहां से इसमें यमुना आके मिलती है वो होता है इलाहाबाद में, प्रयागराज इलाहाबाद में। उसको त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है, भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है भारत का, वो कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? क्योंकि ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा। थार मरुस्थल राजस्थान में है, इसको महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। और भारत में राजस्थान राज्य में इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी जाता है, मतलब 60% हम आप मान लो कि इंडिया में है, और 40% पाकिस्तान की तरफ भी है। और इसके अलावा दुनिया का पूछे सबसे बड़ा मरुस्थल तो वो अफ्रीका होता है, सहारा अफ्रीका होता है। इसके अलावा सबसे गर्म, ये जो अफ्रीका का है सहारा मरुस्थल, ये गर्म है दुनिया का सबसे बड़ा। और जो गोबी मरुस्थल है वो ठंडा मरुस्थल पूछे तो ये कहाँ पे है, मंगोलिया और चीन के बीच में। मंगोलिया देश और चीन के बीच में है, और ठंडा मरुस्थल है, मतलब यहाँ पे हमेशा साल भर बर्फ जमी रहती है, तो इसको ठंडा मरुस्थल हो गया, कोई वनस्पति नहीं मिलेगी जैसे। और भारत में भी एक ठंडा मरुस्थल है जो है लद्दाख में, एक ठंडा मरुस्थल है जिसको ग्रेट कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। वहीं नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिया गया था। तो इसका जो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। चूंकि सीधे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक बार हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे, इनके बेस पे हम हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये तो है ही, इनके साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके अलावा पहले उपराष्ट्रपति पूछ सकता है, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। वहीं प्रथम महिला जो राष्ट्रपति बनी थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। और ये राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति हो गए। इसके अलावा हमें ये पूछ सकता है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष तो ऐसे पूछ रहे कि संविधान सभा जब बनाई गई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वहीं राजेंद्र प्रसाद के बारे में 2 फैक्ट हो और याद कर सकते हैं, जैसे कि एक तो इन्होंने लगातार 2 पूर्ण कार्यकालों तक पद की सेवा की थी, मतलब 5 साल 10 साल तक। ऐसे ये एकमात्र जो राष्ट्रपति हैं भारत के जिन्होंने 10 साल तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य। इनको देश रत्न भी कहा जाता है, इनकी उपाधि के जो है देश रत्न की दी गई इनको। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, जैसे पिंक सिटी के नाम से भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? चूंकि राजस्थान वालों के लिए तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है कि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, और यूनेस्को है ना, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको शामिल किया जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में उन स्थलों को शामिल किया जाता है जिनकी एक सांस्कृतिक महत्व होता है, एक अच्छा ऐसा इतिहास होता है जो बहुत ही महत्व, मतलब उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो, अच्छी अच्छी कला संस्कृति के बारे में, उनके राजा महाराजाओं के बारे में, वहाँ के स्थापत्य के बारे में, मतलब बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र उपस्थित हो। उन सभी क्षेत्रों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में, मतलब दुनिया भर में, तो उनमें जयपुर भी शामिल होता है। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, इनको आप डायरेक्ट याद रखना है। जैसे मसालों का बगीचा किसको कहते हैं? केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मसाला बोर्ड है वो कहाँ बनाया गया है? वो भी केरल में सबसे ज्यादा मसाले जो होते हैं उनका उत्पादन किया जाता है, यहीं दूसरे देशों में भेजा भी जाता है। साथ में नवाबों का शहर लखनऊ हो गया। वहीं भारत का पिट्सबर्ग या इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई से, अब 7 टापुओं से याद रखना, मुंबई से याद रखना, जैसे बीच गोवा के पास में पड़ता है, बीच हो गए टापुओं पर, तो 7 टापू अगर एक साथ हो जाए तो उनसे मुंबई। और चूंकि जमशेदपुर से याद रखना, चूंकि जमशेद जी जो थे उन्होंने जो इस्पात या लोहे की फैक्ट्री स्थापित की स्टार्टिंग में, तो ये जमशेदपुर इन्हीं के नाम पर बसा दिया गया है। भारत का पिट्सबर्ग या इस्पात नगरी इनको कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 7 की अगर हम बात करें तो, जैसे भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विज्ञान दिवस की बात कर रहा है भारत में, तो वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को किस लिए मनाया जाता है? जो महान वैज्ञानिक सीवी रमन थे, जिनके नाम पर रमन प्रभाव जाना जाता है, जो हम पढ़ते हैं रमन प्रभाव, उनको 1930 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। और उन्हीं के नाम पर 28 फरवरी को
ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस जैसे 15 जनवरी को थल सेना दिवस हो गया, आर्मी डे कब मनाया जाता है 15 जनवरी को, ये आपको पता ही होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस। वहीं वायुसेना जो दिवस है वो 8 अक्टूबर को, और नौसेना को, नेवी के लिए जो डे मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मतलब सबसे स्टार्ट जब साल की शुरुआत होती है तो आर्मी से होती है, आर्मी से होती है 15 जनवरी से, बीच में आएगी वायुसेना और लास्ट में नौसेना पर खत्म होता है। मतलब 4 दिसंबर में जाके दिसंबर की 4 तारीख को नौसेना दिवस, बीच में याद रखेंगे, अक्टूबर हम याद रखेंगे। नेवी से दो मंथ पहले अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, ये हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, इसमें कई फैक्ट हो जाएंगे कवर हमारे, क्योंकि गोवा सबसे छोटा राज्य है। क्योंकि हमारे अभी एक बात हमें यह पता होना चाहिए कि अब वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, गोवा का जो सबसे छोटा जो राज्य है उसका क्षेत्रफल लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी राजधानी क्या है? गोवा की पणजी होगी। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है। लेकिन अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें, सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि में जिस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है, तो उस दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और ये भी याद रखना, जो सिक्किम राज्य है वो इधर तो भूटान से, इधर नेपाल से, ऊपर चाइना तिब्बत से 3 देशों के साथ सेना, मतलब 3 अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ, किसी 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है सिक्किम, जो चाहे जनसंख्या कम हो लेकिन 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है सिक्किम। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है ही। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा देखें तो जनसंख्या कहाँ सबसे ज्यादा है? वो उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में। वहीं सबसे लंबी तटीय रेखा जो है वो जो गुजरात राज्य है उसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है। आपको गुजरात की ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग में गुजरात जो है उसकी सबसे लंबी तटरेखा मतलब समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, गुजरात सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारत की महिला कौन थी? भारत की पहली महिला कौन थी? वो थी बछेंद्री पाल। भारत की पहली भारत की महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ अवस्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 3 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है साथ में। तो वर्ष 1984 उसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट पर पहली बार भारत की जो महिला थी वो बछेंद्री पाल, वो चढ़ी थी इस पे और उन्होंने इतिहास रच दिया था। साथ ही इसमें 3 फैक्ट और हैं, जैसे संतोष यादव कौन थी? ये महिला 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला थी, संतोष यादव। इसके अलावा राकेश शर्मा जो भारत के अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो थे वो राकेश शर्मा थे। ये रूस की सहायता से इनको अंतरिक्ष में भेजा गया था। अब आपको बताना है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप 3 4 5 जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो, जहन में बिठा लो। क्योंकि अभी हाल ही में जो भारत ने शुभांशु शुक्ला को जो भेजा था अंतरिक्ष स्टेशन पर, तो वो दूसरे बने, मतलब अंतरिक्ष में जाने वाले जो अभी हाल फिलहाल में जो गए थे शुभांशु शुक्ला, उसके बारे में आपने जरूर देखा होगा। तो आपको ये बताना है कि ये किसकी मदद से, किस देश की मदद से और किसके रॉकेट की वजह से ये अंतरिक्ष स्टेशन में गए थे। क्योंकि भारत भी तो प्लान बना रहा है ना भारतीयों को खुद के स्पेसक्राफ्ट में भेजने का। और इसके अलावा एक फैक्ट, जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। हमने पढ़ा था कि 1913 में गीतांजलि, जो हमें पीछे पढ़ चुके हैं, गीतांजलि रचना जो इनकी थी उसके लिए मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि किसको? मस्तिष्क में पाई जाने वाली जो इसको मास्टर ग्रंथि कहेंगे, पीयूष ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों की हार्मोन स्राव को रेगुलेट करते हैं, मतलब शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हुई जो हार्मोन्स को स्रावित करती हैं उनको रेगुलेट करते हैं पीयूष ग्रंथि। इसके अलावा यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इंसुलिन जो है, इंसुलिन ये अग्नाशय के द्वारा इसका निर्माण होता है। इंसुलिन किसमें काम आता है? जो डायबिटीज के शिकार जो हो जाते हैं, जिनको डायबिटीज हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, शुगर होती है, उसके इलाज में इंसुलिन का काम होता है। तो यह अग्नाशय में बनता है। इसके अलावा आपातकालीन हार्मोन लड़ो या उड़ो, ये किसका हार्मोन? एड्रीनेलिन जो ग्रंथि है उससे निकलता है। अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन। और आपातकालीन हार्मोन निकलता है एड्रीनेलिन ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो बल का एसआई मात्रक की पूछ रहा है। बल का एसआई मात्रक ये है न्यूटन।
न्यूटन हो गया। इसके अलावा सीजीएस पद्धति में अगर बल का मात्रक पूछे तो डाइन याद रखना। और बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर ma, m मतलब मास और a मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण हो गया। और एक न्यूटन का मतलब एक न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। न्यूटन हो गया ऐसा ही मात्रक, और डाइन हो गया सीजीएस मात्रक हो गया। इसके अलावा 3 से 4 मात्रक और पूरी याद, 6 मात्रक याद रखने। कार्य और ऊर्जा के लिए जूल, चाहे कार्य के लिए पूछे चाहे ऊर्जा के लिए पूछे, जूल याद रखना है आपको, ऐसा ही मात्रक। वहीं शक्ति के लिए पूछे पावर यानी वाट, कितनी पावर का बल्ब है, कितनी पावर की हॉर्स पावर की मोटर है, हमने पढ़ा हुआ। दाब के लिए हो गया पास्कल, दाब के और भी हो गए, दाब मापी भी हो जाता है। आवर्ती के लिए हम पढ़ेंगे हर्ट्ज आवर्ती। विद्युत धारा के लिए एम्पियर है ही। और प्रतिरोध का ओम, ये जो ओम का साइन होता है ये होता है ओम, प्रतिरोध के लिए ओम मात्रा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिजिक्स से ही आता है क्वेश्चन भी। भारत के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना है? केंद्र पे पूछ रहा है, पृथ्वी जो है उसके सेंटर में जो त्वरण है उसका मान कितना है? वो है 0। पृथ्वी की सतह पर उस जो ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 1 सेकंड स्क्वायर में, मतलब 1 वर्ग सेकंड, 1 सेकंड में। और 1 मीटर क्षेत्र ले लो आप, उस पर जितना त्वरण लग रहा है ना, पर गुरुत्वीय मान जो लग रहा है ना, गुरुत्वीय त्वरण मतलब पृथ्वी अपनी तरफ जो खींच रही है ना, वो 9.8 मीटर पर सेकंड त्वरण से खींच रही है। जो कि केंद्र पर हम जाएंगे, पृथ्वी के केंद्र लगभग मिलेगा 6461 किलोमीटर अंदर पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह से 6461 किलोमीटर अंदर। तो उसमें घट गए, 0 हो जाएगा, वहां पर ग्रेविटी बिल्कुल 0 हो जाएगी जो त्वरण है। और यहाँ वस्तु का भार भी 0 हो जाता है, क्योंकि ध्रुवों पर जाएंगे तो ग्रेविटी का मान सबसे अधिक होगा, ग्रेविटी त्वरण का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ ऊपर की साइड में जाएंगे तो ये और भी ज्यादा हो जाएगा। विषुवत रेखा पर भी सबसे कम हो जाएगा ग्रेविटी का मान, त्वरण का मान। और पृथ्वी की सतह पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो पृथ्वी की सतह है, वायुमंडल में ऊपर की साइड जाते हैं तो भी गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि पृथ्वी की वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ये भी फिजिक्स से ही है। वाहनों के पीछे के ट्रैफिक को देखते हुए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो जो पीछे के देखने के लिए किस दर्पण का हम यूज करते हैं? जो शीशा लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है? उसका नाम है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण ये चित्र कैसा बनाता है? एकदम सीधा बनाएगा लेकिन थोड़ा छोटा बनाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि उस शीशे में हम बहुत दूर तक बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो छोटा और बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, जिससे ड्राइवर को पीछे का बहुत सारा क्षेत्र एकदम साफ दिखाई देता है। वहीं अगर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का यूज कहाँ पे होता है? कनकेव। डॉक्टर के हेड मिरर, दाढ़ी बनाने वाले जो शीशे होते हैं हमने, और गाड़ियों की हेडलाइट में किसका यूज होता है? अवतल दर्पण का यूज होता है। इसके अलावा जो निकट दृष्टि दोष होता है, जिन लोगों को निकट दृष्टि दोष होता है, उसके लिए भी अवतल लेंस का यूज किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि तरंग जो होती है अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। हाँ, ये तो सीधा इसमें आंसर ऑप्शन भी यही दे रखा था कि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए ये मतलब तीनों माध्यम, चाहे ध्वनि तरंग जो होंगी ना, वो चाहे ठोस माध्यम हो, जैसे पत्थर वगैरह हो, पहाड़ हो, उसके 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 अंदर से भी निकल जाएंगी, चाहे द्रव हो, समुद्र वगैरह हो, गैस से भी निकल, मतलब तीनों माध्यम में चलेंगी ध्वनि तरंग। जबकि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है ना, वो केवल ठोस माध्यम में चलती है, और ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। ध्वनि निर्वात मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ हवा भी नहीं है, ना पानी है, ना कोई ठोस वगैरह कुछ नहीं है, वहां पे ध्वनि तरंगे गति नहीं करती। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। हाँ, सबसे तेज गति से पूछे तो किस में? जैसे पर्वत पहाड़, तो ठोस जो होता है ना उसमें तेज गति से चलेंगी। उसके बाद दरों में थोड़ा कम हो जाएगा, जैसे महासागरों में। और जैसे जैसे हम गैसीय क्षेत्र में जाएंगे तो इनकी गति और कम हो जाएगी। और जब निर्वात में चले जाएंगे, जहाँ गैस भी नहीं होगी, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, वहां पे इनकी गति लगभग समाप्त सी हो जाएगी। इनकी चाल पूछ सकता है कि कितनी इसकी चाल हो सकती है, तो 332 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि की चाल। कहाँ पे? वायु में। वायु में 332 पर मीटर सेकंड होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ठोस की तरफ जाएंगे तो 332 से बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। वहीं प्रकाश तरंगे की, हम अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, प्रकाश तरंगे, ध्वनि अलग, प्रकाश की जो रेज जो हमारे पास आ रही हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और इनकी चाल निर्वात में सबसे तेज होती है। निर्वात में सबसे ज्यादा अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर के बारे में है।
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, प्रकाशिक तंतु, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन आंसर हो गया, पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन। क्योंकि एक जो वो होती है, केबल होती है ना, उसमें जो प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर होता है वो कैसे काम करता है, इसमें जो तरंग होती है पहले ऐसे जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होती हुई ऐसे चलती हुई इस तरीके से काम करती है, इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, सघन का मतलब होता है जैसे सघन माध्यम, जैसे गाढ़ा जिसको बोलते हैं, जैसे कोई जंगल को ले लो जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं, जगह बहुत कम है, तो सघन हो जाएगा। जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे, जैसे कुछ नहीं है, धीरे धीरे पेड़ कम होते होते बिल्कुल समाप्त होने लग जाते, विरल विरले ही कोई पेड़ मिले। तो इसी तरह सघन माध्यम से विरल माध्यम में ये प्रकाश जो है वो गति करता है, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है उसी और प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। इतना आपको डीप जाने की आवश्यकता नहीं। हीरे का अत्यधिक चमकना, ये इसकी कुछ अब ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? तो ये 3 उदाहरण आपको याद रखने हैं। जो हीरा चमक रहा होता है, क्योंकि हीरे की जो स्ट्रक्चर होती है ना ऐसे कुछ, तो उसमें इस तरीके से कट लगे होते हैं कि जो वो रेज, अगर इसमें एक बार रेज डालोगे ना, वो आपस में दीवारों से टकराकर इसी प्रकार से घूमती रहती है, बाहर नहीं निकल पाती आसानी से, इसलिए वो चमकने लगता है। तो हीरे का चमकना। इसी प्रकार रेगिस्तान में मरीचिका, क्योंकि आपने कभी देखा होगा गर्मियों के दिनों में सड़क पे भी देखा होगा, आपको दूर कहीं देखोगे ना, जब दोपहर होती है, धूप धूप बहुत ज्यादा होती है, तो आपको ऐसा लगेगा कि सामने या तो रोड पे कहीं पे पानी भरा हुआ दिखेगा, या फिर जैसे अब दूर देखोगे तो ऐसा लग रहा होगा जैसे पानी सा कुछ, तो उसको मरीचिका बोलते हैं। वो कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। इसके अलावा एक जो एग्जाम्पल और ले सकते हो, वो है पानी में पड़ी कांच की परख नली का चमकीला दिखाई देना। कांच में अगर पानी में कुछ कांच का शीशा वगैरह कुछ भी डाल दोगे तो वो चमकता हुआ दिखाई देता, वो भी सी का एग्जाम्पल होगा। तो 3 आपको एग्जाम्पल याद रखने। फिजिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाए? तो क्या हमने एक पहले भी पढ़ा, एग्जांपल्स जो हमारे महत्वपूर्ण एग्जांपल्स थे उनमें हमने एक पहले भी पढ़ा था, और ये यहाँ पे बैरोमीटर आ गया। बैरोमीटर की खोज किसने की थी, ये पूछ सकता है। तो ई टोरिसेली, टोरिसेली ने बैरोमीटर की टोरिसेली ने बैरोमीटर की खोज की थी, और किसका यूज किया था, पारे का यूज किया गया था। टोरिसेली ने बैरोमीटर की खोज की थी। और ये क्या काम करता है, बैरोमीटर दाब को मापता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे से गिरता है, तो इसका मतलब होने वाला है कि आंधी तूफान आने वाला है। मतलब बैरोमीटर में दाब, ये जो है जो उस पे जो आंकड़े होते हैं एकदम से गिर जाए, मतलब दाब बहुत कम हो जाए, तो इसका मतलब होने वाला है कि आंधी तूफान आने वाला है। और यदि धीरे धीरे एकदम से गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा, धीरे धीरे गिर रहा होगा तो वर्षा आने की संभावना है। और धीरे धीरे यदि ऊपर की ओर मतलब दाब जैसे जैसे बढ़ने लग जाएगा तो मौसम साफ हो जाता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप का हो जाता है। जैसे पृथ्वी की सतह पर 100 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा? चूंकि द्रव्य कोई वस्तु है और वो कितने किलो की है, 100 किलो की है, 1 क्विंटल की होगी। तो हमारे से पूछ रहा है कि इसका भार क्या होगा, क्योंकि भार का सूत्र क्या होता है, भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान कितना है वस्तु का, 100 किलो, 100 किलोग्राम, और उस पर त्वरण कितना लग रहा है, 9.8 हमने पढ़ा था पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड। क्योंकि ऐसे हम इसको मोटा मोटा कितना मान सकते हैं, 10, क्योंकि आंसर जब होगा ना उसमें तो 1000 लिखा होगा, अगर वहां पे 9.8 से गुणा किया होगा तो आंसर लिखा होगा 9800 न्यूटन लिखा होगा। तो आपको यही आंसर करना है। लेकिन अगर 1000 लिखा होगा तो इसका मतलब उसने त्वरण को 10 माना है, लगभग 9.8 से थोड़ा सा ज्यादा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1000 न्यूटन, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। ये हमारा भार का सूत्र हो जाता है। द्रव्यमान क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, मतलब इसकी कोई दिशा वगैरह नहीं होती द्रव्यमान की। स्थान बदलने पर भी ये कभी नहीं बदलता। आप वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दोगे तो 1 किलो का 1 किलो ही रहेगा, 100 किलो का 100 किलो रहेगा। जबकि जो द्रव्य भार जो है, भार वेट, वो मास होता है, मास, और ये होता है वेट, भार। ये सदिश राशि होती है, इसका एक दिशा भी होगी, और इसका भार पृथ्वी के भार का 1/6 भाग हो जाता है। अगर आप इसको चंद्रमा पर ले जाओगे तो वहां इसका भार लगभग 166 न्यूटन हो जाएगा, मतलब 1000 का छठा भाग ही रहेगा। भार की बात करें तो भार कब आता है, हमने देखा था भार कब आएगा, जब द्रव्यमान जो है, जो हमारा वजन जो था, उसको हम गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देंगे, गुरुत्वीय त्वरण से, तब भार आता है। तो ये 1/6 भाग होता है पृथ्वी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व को परिभाषित करता है? न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व को परिभाषित करता है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो जो 18वां क्वेश्चन है वो है, क्योंकि न्यूटन के 3 नियम थे, उसमें जो प्रथम नियम है वो जड़त्व से संबंधित है, आपको ये याद रखना होगा। इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो एक एक लाइन में बोल रहा हूँ उससे एक एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है,
तो वह तब तक विराम में रहेगी जब तक कि उसे भारी बल न लगाया जाए। न्यूटन इसी को मतलब न्यूटन के बल की परिभाषा, इसी बल, ये जो प्रथम सूत्र है न्यूटन का, इसी से बल की परिभाषा भी मिलती है। मतलब कोई वस्तु अगर अस्थायी रखी है, अगर उसको आप बल वगैरह नहीं लगाओगे तो वो तब तक स्थायी रहेगी। दूसरा नियम की बात करें तो बल का व्यंजक सूत्र देता है बराबर ma देता है, जो संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। ये सीधा पूछ सकता है कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, और नीचे लिख देगा, 3 ऑप्शन अलग दे देगा और एक दे देगा कि संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। तो एक सीधा सूत्र भी दे सकता है, जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण F बराबर ma हो सकता है। इसका तीसरा नियम होता है जैसे रॉकेट का उड़ना, वही होता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक बल होती है। जैसे ब्रेक, अचानक से आप कोई गाड़ी पे बैठे हो, आप बस में यात्रा कर रहे हो, तो अचानक से ब्रेक आगे की साइड ब्रेक लगेगी, बस तो रुकेगी लेकिन आप आगे की साइड जाओगे। इसी का एक एग्जांपल हो गया। रॉकेट का उड़ना, रॉकेट उड़ती है, नीचे से जो गैसेस वगैरह निकलती है, पीछे से गैसें निकलेंगी, वो ऊपर की साइड जाएगी। तो इसका तीसरा नियम हो गया। तो तीनों याद हो गए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक एवं व्यापारिक मात्रक हमने पढ़ा है। क्योंकि सिंपल ऐसा ही मात्रक पूछे तो विद्युत का वो आता है एम्पियर आता है, हमने पढ़ा है पहले। और अगर इसका व्यावसायिक या व्यापारिक मात्रक पूछे तो वो आता है किलोवाट प्रति घंटा। किलोवाट घंटा प्रति यूनिट, मतलब एक यूनिट में कितने किलोवाट प्रति घंटे पर कितनी यूनिट आ रही हैं, तो किलोवाट प्रति घंटा पर यूनिट, ये किसका व्यावसायिक या व्यापारिक मात्रा है। घरेलू बिजली के बिल इसी मात्रक में आते हैं। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होता है। इसकी फुल वो भी दे रखे, अगर जूल में पूछे तो 1 किलोवाट जो घंटा होता है ना, 1 किलोवाट घंटा वो किसके बराबर होता है, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होता है, 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। जो आपने अभी तो खैर नहीं आते, आपने वो बल्ब देखे होंगे जो जिनके अंदर वो एक तार सा लगा होता था, वो टंगस्टन का बना होता था। और टंगस्टन का इसलिए बना होता था कि टंगस्टन है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी हो जाएगा ना तो पिघलता नहीं था जल्दी से, और चमक भी अच्छी, प्रकाश भी अच्छा देता था, इसलिए टंगस्टन का यूज करते थे। विद्युत हीटर का तार की बात करें तो वो नाइक्रोम निकेल प्लस क्रोमियम से बना होता था। वहीं फ्यूज तार की बात करें तो टिन और सीसा मिश्र धातु, मतलब टिन को और शीशे को मिला दोगे तो फ्यूज तार बनता है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है, जल्दी से गल जाएगा। विद्युत हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम से बना होता है, याद रखना, निकेल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना होता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी रहने वाला है, क्योंकि अगर वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर, ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा, इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना होगा, क्योंकि तभी हम सीरीज जारी रखेंगे। तो आप जरूर बोलना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेके आ जाऊंगा आपके कमेंट्स देखते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं। किसी तापमान पर सेल्सियस डिग्री और फ़ारेनहाइट डिग्री, दोनों स्केल्स के मान समान होता है। किस टेम्परेचर पर दोनों का मान एक समान होता है, तो वो है -40 डिग्री पर। क्योंकि हमने देखा है सेल्सियस में हम 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करते हैं, और फ़ारेनहाइट में 243 केल्विन हो गया ना, 243 केल्विन पर मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर ही होगा। तो दो तापमान मापने की अलग अलग इकाइयां हो गई। तो -40 डिग्री पर देखेंगे तो सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में दोनों में टेम्परेचर बराबर होता है, आप इसको याद रख लें। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट भी हैं इसके, जैसे मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। या केल्विन में देखेंगे तो 310 डिग्री केल्विन, सॉरी मैंने ऊपर थोड़ा केल्विन में बताया था, लेकिन यहाँ पे फ़ारेनहाइट में पूछा है। तो याद रखना, फ़ारेनहाइट में अगर पूछे तो -40 डिग्री आएगा, जबकि केल्विन 273 केल्विन 0 डिग्री के बराबर होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है, याद रखना। तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री 6 मिनट फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन, ये हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है। चूंकि पानी का जो घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, आयतन न्यूनतम होता है, मतलब 4 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। परम शून्य ताप किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, -243.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप बोलते हैं। तो यह ताप संभव नहीं है। इसके अलावा तो आज हम इन 20 क्वेश्चन पर ही इस सीरीज का पहला पार्ट हम समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर देना, और जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है।
तो मैं देखूं ताकि आप कितने ही कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ रहे हो। आपको आंसर नहीं भी मिल रहे होगे तो आपको गूगल से सर्च करने हैं और फिर आंसर देने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो भी आपको कुछ फैक्ट और याद होंगे। साथ ही आपको पार्ट सेकंड के लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज करना होगा कि सर पार्ट सेकंड भी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो।